एकांकी रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी के लेखक श्री जगदीश चंद्र माथुर हैं। इसमें उन्होंने लड़के और लड़की में भेदभाव करने वाले लोगों पर प्रहार करते हुए दोनों को समान सामाजिक प्रतिष्ठा देने की बात कही है। एकांकी का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। एकांकी का आरंभ रामस्वरूप बाबू के घर में होने वाली साज सज्जा से होता है। उनकी लड़की उमा को देखने के लिए बाबू गोपाल राम प्रसाद और उनका बेटा शंकर आने वाला है। बाबू रामस्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा और उनका एक नौकर जिसका नाम रतन है कमरे को सजाते हैं। बीच बीच में बाबू रामस्वरूप अपने नौकर पर झुंझलाते भी हैं। तभी प्रेमा उन्हें बताती है कि उनकी लड़की उमा को जब से लड़के वालों के आने की बात कही गई है तब से वे मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप अपनी पत्नी को कह देते हैं कि वह उमा को जैसे तैसे समझाकर तैयार कर दे। साथ ही वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि लड़के वालों के सामने उमा की उच्च शिक्षा की बात नहीं बताएंगे। वह कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं। अंततः हम उमा को मैट्रिक तक ही पढ़ा लिखा बनाएंगे। उसी समय लड़के वालों का आगमन होता है। बाबू गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे और पेशे से वकील हैं। उनका बेटा शंकर BA SSC के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। उसकी आवाज़ पतली और खिसियाहट भरी हुई है। झुकी हुई कमर उसकी खासियत है। रामस्वरूप मेहमानों का स्वागत करता है। गोपाल प्रसाद अपने अतीत की बात करते हैं और आत्म प्रशंसा करते हुए अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ ही देर बाद गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस कहकर विवाह की बात छेड़ते हैं। रामस्वरूप उनके लिए नाश्ता लाकर उनकी सेवा करते हैं। कुछ इधर उधर की बातों के बाद गोपाल प्रसाद स्पष्ट कर देते हैं कि उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। उनका मत है, यानी कि उनका कहना है कि लड़कियों को अधिक पढ़ाना बेकार है। पढ़ना और काम कर लाना तो केवल पुरुषों का ही काम है। स्त्रियों का कार्य तो केवल गृहस्थी ही संभालना है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना केवल लड़कों का अधिकार है, लड़कियों का नहीं। उनका लड़का शंकर भी उनकी इस विचारधारा का समर्थन करता है। थोड़ी ही देर बाद रामस्वरूप अपनी बेटी उमा को आवाज लगाते हैं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा अत्यंत सादे कपड़ों में आती है। उसकी आंखों पर लगे चश्मे को देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक पड़ते हैं। रामस्वरूप बताता है कुछ दिन पहले ही आंखों में आई कुछ खराबी के कारण वह चश्मा लगा रही है। गोपाल प्रसाद उससे गाने बजाने के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप भी उमा को गाने के लिए कहते हैं। उमा सितार उठाकर मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई गाने लगती है। वह गीत में इतना तल्लीन हो जाती है कि उसकी झुकी हुई गर्दन ऊपर उठती है तो वह शंकर को देखती है। शंकर को देखते ही वे गाना बंद कर देती हैं। तब गोपाल प्रसाद उससे पेंटिंग, सिलाई और अन्य चीज़ों से संबंधित सवाल पूछते हैं, किंतु उमा कोई उत्तर नहीं देती है। गोपाल प्रसाद उसे बोलने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी अपनी बेटी को जवाब देने के लिए कहता है। तरह तरह के सवालों से अपमानित उमा कहती है कि लड़कियां केवल निर्जीव वस्तुएं अथवा बेबस जानवर नहीं होती, उनका भी मान सम्मान होता है। इस प्रकार तरह तरह के सवाल पूछकर उन्हें अपमानित करना उचित नहीं है। गोपाल प्रसाद जानने के लिए उठते हैं। तब उमा उन्हें बताती है कि जिस लड़के के लिए वह सर्वगुण संपन्न लड़की चाहते हैं, उनका वह लड़का लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द ताक झाँक करता हुआ कई बार पकड़ा गया है। गोपाल प्रसाद को पता चलता है कि उमा पढ़ी लिखी लड़की है। वे रामस्वरूप को कहते हैं कि उन्होंने उनके साथ धोखा किया है। यह कहकर वह दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तब उमा कहती है जाइए और घर जाकर ये जरूर पता लगाएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और शंकर के चेहरे पर रुआंसूपन आ जाता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। रामस्वरूप वही कुर्सी पर थम थम से बैठ जाता है। उमा रोने लगती है। घबराई हुई प्रेमा वहां पहुंचती है। तभी उनका नौकर रतन भी वहां आ जाता है। वह मेहमानों के लिए मक्खन लेने गया हुआ था। सभी रतन की ओर देखते हैं और यह कहानी खत्म हो जाती है।